24 दिसंबर 2023 को लगातार एक हफ्ते में तीसरी बार यमन ने फिर स्ट्राइक कर दिया। कल मैंने आपको बताया था दो बड़ी खबरें, यमन ने जो हमला किया था तेल अवीव पे, और उसके बाद जो हमास ने जो चाकू घोंपा था, और चाकू जो घोंपने का ऑपरेशन था उसमें न केवल आईडीएफ के 3 लोग मारे गए बल्कि जो पहली बार पैलेस्टीनियन कैप्टिव्स को छुड़ा लिया गया। आज क्या हुआ? आज उसके बाद यमन ने, सोचिए आप, एक बड़ा हमला आज किया, और जो अखबारों में आया है, जो हिब्रू अखबारों में आया कि आज फिर से इजरायली उठे और उन्होंने देखा फिर से यमन ने हमला कर दिया। अभी तो किया था, अभी तो शनिवार को किया था, फिर पिछले गुरुवार को किया था, और अभी फिर, और उसके बाद अभी कुछ देर पहले चौथा हमला हो चुका है। यमन का चौथा हमला, 100% ईरान हमला करने जा रहा है। ये उसी की पूर्व पीठिका है। वो पूरे दिसंबर के अंत तक इजराइल को इसी तरह के हमलों में उलझाए रखेगा। उधर इराकी फोर्सेस सीरियन बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गई हैं, और वो भी इराकी सेना नहीं, पीएमयू जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट है, यानी हदाश अल शाबी, जो ईरान के समर्थक हैं और जो इराकी रेजिस्टेंस जो वहां का है और जिसने लगातार यमन की मदद की है इजराइल पे हमले की, वो सीरिया के बॉर्डर पे आ गया। और दूसरी खबर यह है कि टर्की सीरिया का इन्वेजन करने जा रहा है, जो कर्डिश इलाके हैं उनको लेने के लिए। और ऐसी स्थिति में जो लोग, ईरान का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो जालिम है, जालिम से लड़ेगा। यानी अमेरिका द्वारा, अमेरिका को कर्ड्स का समर्थन है, अमेरिका को टर्की का समर्थन है। अभी जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ, और मैंने कल वीडियो विशेष जारी करके आपको बताया था कि कितना झूठ बोला गया, और भी उसमें बहुत सारी बातें हैं एकदम नया। बस सीरिया के बारे में अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा, देखिए आज 24 दिसंबर है, और अभी मैं 3 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन वीडियोज आते रहेंगे। मैं जो वीडियो आपके लिए स्पेशल बना रहा हूं वो मेरे ख्याल से मैं 28 या 29 दिसंबर को रिलीज करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीरिया में असल में क्या हुआ। असल में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि असल में क्या हुआ। जो पूरी परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप की, उसमें किस तरीके से ईरान और रशिया को पीछे हटना पड़ा, और उसके बाद अभी फिर से पूरी तैयारी हो रही है। ऑलरेडी इराकी फोर्सेस सीरिया के बॉर्डर पे पहुंच चुकी हैं। आप जानते हैं कि तबरीज इलाका ईरान का वो टर्की से लगता है, इराक का मोसुल उससे बिल्कुल आप सीधे चलते चले जाइए नॉर्दर्न डायरेक्शन में तो टर्की आ जाता है, और सीरिया का भी बॉर्डर इराक से लगता है। तो ये देखिए पूरा ट्राई जंक्शन, और वहां पर जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं वो वहां पर आ गए हैं। उसके बाद आपको बताएं कि जो तीसरे, मतलब जो हमास की गाजा में बात है, गाजा में जो चाकू ऑपरेशन हुआ, उसके पहले एक और चाकू ऑपरेशन हुआ था, उसके पहले एक एक्सप्लोजिव मारे थे। आज सुबह फिर से एक्सप्लोजिव बीत हानून में मार दिए, जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। और इजरायली मीडिया रो रहा है, वो ये कह रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जब ये जहां पर एक्सप्लोजिव से मारा इराकी रेजिस्टेंस ने, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, हमास ने, वहां पर इजरायली फोर्सेस ने, आईडीएफ ने लगातार बमबारी की थी, हवा से बमबारी की थी, उसके बाद शेलिंग हुई थी, आर्टिलरी से बमबारी की, सब कुछ किया था। लेकिन फिर भी वहां पर जब आईडीएफ सोल्जर्स पहुंचे तो 3 जो लोग हैं उनको एक एक्सप्लोजिव से मार दिया, तीनों को। उसमें एक अफसर था। और बताया आपको, जो मैंने कल आपसे बात कही वो सही निकली। हमास ने, मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों का सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने हमास ज्वाइन कर लिया है। 4,000 नए फाइटर्स हमास ने रिक्रूट किए पिछले करीब 76 घंटों में। और यही नए लोग हैं जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो चाकू मार रहे हैं, फिदाइन हमला कर रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि इजरायली कितनी संख्या में क्या हैं, बिल्कुल जान पे खेल के मार रहे हैं। आज जो बीत हनून में हुआ, आज जो बेत हनून उत्तरी गाजा, जो जहां पर नरसंहार इजराइल कर रहा है, वहीं पर चाकू गोदी गई, वहीं पर आज एक्सप्लोजिव छोड़ा गया और मार दिए गए इजरायली। और उसके बाद आज अभी जो ताजा घटना है, अभी कुछ देर पहले की, जिसकी डिटेल्स नहीं आई है, 12 इजरायली सोल्जर्स वहीं पर गाजा में मारे गए। अब यह क्लियर नहीं है कि सेंट्रल या नॉर्दर्न गाजा में, लेकिन 12 इजरायली सोल्जर्स मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ गाजा में ही मारे गए हैं। और एक बहुत अजीब सी स्थिति सब जगह पैदा हो रही है। इजराइल एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वहां पर अंदरूनी झगड़ा बहुत ज्यादा फैल गया है, और 2023 के अंत में यह हालत थी कि 7 अक्टूबर हो चुका था,
और पूरा एक जो मोमेंटम था, और उसमें आपको याद होगा इजराइल ने 2023 के अंत और 2024 की शुरू में कई इस तरह के हमास के लीडर्स और कुछ हिजबुल्लाह के लीडर्स को भी असैसिनेट कर दिया था दमस्कस में। और आज जो है दमस्कस के पास इजराइल घुसा हुआ है, लेकिन इजराइल अपने अंदर कमजोर हो रहा है। अंदर जितना कमजोर, ये जो नया ऑनस्लॉट है, ये जो 4000 नए लड़के हमास के आए हैं, ये जो कर रहे हैं, और इनको जो फ्रीडम दी गई कि तुम कुछ भी कर लो, उनको ट्रेनिंग दी गई है ऑब्वियसली, और उनको बताया गया है कैसे मारना बचना, लेकिन इनिशिएटिव उनके ऊपर छोड़ दिया गया। ये जो 4000 लड़के मैं आपको बता रहा हूं, 40,000 इजरायली फोर्स पे जो तीन डिवीजन इस समय नॉर्थ गाजा में लगी हैं, जो लेबनान से फोर्स हटाई गई, थोड़ी बहुत फोर्स सीरिया में है, मुश्किल से 3 या 4,000, ज्यादा नहीं है। और उसको भी देखिएगा आप कि जो इराकी फोर्स मोबिलाइज हो रही है सीरिया बॉर्डर पे, वो टर्की से भी लड़ेगी, इजराइल को भी बाहर फेंक देगी। अरे बहुत बड़ा ये पूरा डेवलपमेंट है। जो ये हशद अल शाबी, जो इराकी रेजिस्टेंस है, प्रो इरानियन जो रेजिस्टेंस है, वो जिस तरीके से घुस गया, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और उसके बाद आप देखिए कि जो 12 लोग मारे गए हैं, और जो अंदर जो वेस्ट बैंक और गाजा में लगातार जो इजराइल मार खा रहा है, 12 लोग, बताइए अभी की घटना, अभी उसकी डिटेल्स भी नहीं आए। और मैं आपको देखिए बता, आज एक ही वीडियो आएगा, मेरी फिर से गुजारिश है आप उसको अंत तक देखिएगा, आप उसको अंत, क्योंकि अभी भी देखिए कहीं ना कहीं गैप रह जा रहा है। और आप लोगों ने शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बदस्तूर जारी रखिए, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब हमको दिखा देना है कि भारत में भी रेजिस्टेंस की आवाज को आप दबा नहीं सकते। 2 बार तुमने सस्पेंड किया, लेकिन अभी तीसरी बार हम पलट के फिर से उभर के सामने आ रहे हैं। भारत में आप रेजिस्टेंस की आवाज, जो कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स है, रेजिस्टेंस की आवाज, उसको आप दबा नहीं सकते। और देखिए जो आज बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए, उसमें मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये जो यमन ने अभी काउंट करना, जो तीसरा हमला हुआ कल वीडियो के बाद, जो तीसरा हमला हुआ उसमें करीब 30 सेटलर्स घायल हुए, और जो चौथा हमला हुआ है वो भी वही एश्केलॉन और तेल अवीव पे हुआ है। और जो चौथे हमले में भी खबर आ रही है कि भारी नुकसान इजराइल को हुआ है, उसके वीडियोस भी अभी आना बाकी है, उसकी बहुत सारी चीजें आना बाकी। उसके बाद देखिए जो ग्रीस जैसे देश, जो कि प्रो इजरायली देश है, और जो टर्की को लेके एक ग्रीस और टर्की का पुरानी एक रंजिश रही है, उसके आधार पे अब देखिए ग्रीस जैसा देश वो इजराइल को कुछ ना कुछ कहीं चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरे जो अलाइनमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, अब यूरोप में अगर अलाइनमेंट्स बदल जाएंगे तो उसके बाद अमेरिका क्या करेगा, आप बताओ। अमेरिका की क्या स्थिति होगी अगर यूरोप में पूरी एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि यूक्रेन के सवाल पे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का मान चुका है कि रशिया जीत गया है। और जो स्लोवेकिया है, जो और तमाम देश हैं जो रशिया से लगे हुए हैं, ईस्ट यूरोप के देश, उन्होंने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि हम रशिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। और इसको लेके जेलेंस्की और स्लोवेकिया के प्रेसिडेंट में बहुत सारी कहासुनी भी हुई है। और आप लोगों को क्या ये रिक्वेस्ट रहा है कि मैं यूक्रेन पे भी बनाऊं? यूक्रेन पे मैं बनाता रहा हूं, लेकिन उस तरीके का उस पर ट्रैफिक नहीं आ पाता, फिर भी मैं बनाऊंगा। अभी देखिए ये जो 3 दिन अगले हैं, 25, 26, 27, इनमें रेगुलर वीडियोज आएंगे पैलेस्टाइन पे, वही जो एक वीडियो पर डे। उसके बाद में 28, 29, 30, 31 तक देखिए माहौल और गर्म हो जाएगा, और मैं उसमें और भी आपको वीडियोज लाऊंगा। और ये जो सीरिया में क्या हुआ, असल में क्या हुआ, वो मेरी पकड़ में आ गया है, और वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो देखिए, और जो यहाँ पर जो और कुछ जो और खबरें हैं, देखिए आईडीएफ ने एक बात कही है। आईडीएफ ने ये कहा है कि हम लोग जो हैं फिर से गाजा के स्वैम्प में फंसते जा रहे हैं। देखिए, ये जो उन्होंने सोचा था हमास पीछे हो गया, ये हो गया, लेकिन जो नए लड़के आए हैं उनकी वजह से इनको समस्या होगी। दूसरी बात देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इजराइल के अंदर जो यमन की वजह से लाल सागर में इन लोगों ने, पता है यमन उधर मार रहा, उसने अभी कल की ही बात मैंने रिपोर्ट किया था कि जो ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उस पर उसने मार दिया और उसको पीछे हटना पड़ा। एक F-18 जो अमेरिका का जेट है वो गिर गया। और उसके बाद जो आज देखिए घटना हुई है, लगातार हो रही है, यमन को लेके इजराइल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि हम यमन पे हमला करेंगे
आज जैसे हमने लेबनान पे किया और अब सीरिया पे किया, सीरिया को भी हमला करें, जबकि वहां तो फिक्स्ड मैच था। तो अब ये कह रहे हैं कि हम यमन पे हमला करेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही। अब यमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब वो उनका मतलब है कि एक ऐसी जगह मारो जिससे ये पूरा टूट जाए। तो ये बताओ कि लेबनान में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हें यही समझ में आई थी ना कि हिजबुल्ला और वो ये मतलब नसरल्ला और लेबनान और जो हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप है उसको मार दो, काम बन गया। यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम समझ में आई थी। उसके बाद जब वो हट गए तब भी तुमको हरा दिया हिजबुल्ला ने। तो यमन में तुम कौन सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ढूंढ रहे हो? ये बात सही है कि तुम हूती लीडर्स तक पहुंच नहीं सकते हो, उनकी जो पूरी सिचुएशन है वो हिजबुल्ला से फर्क है। लेबनान छोटा देश है, यमन बड़ा सा फैला देश है, वहां पर कहां पर हैं वो लोग ये इजराइल को पता लगाना मुश्किल है। इजराइल ने ट्रेडिशनली यमन पे उस तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा एक चीज और बता दें, हिजबुल्ला पे जो पेजर अटैक हुआ था उसके बारे में और कुछ खबरें आई हैं। उसमें कुछ इजराइल के मोसाद के लोगों ने कुछ टेलीविजन इंटरव्यूज दिए हैं अपना एक मास्क पहन के, अपना चेहरा नहीं दिखाते हुए। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 10 साल से पूरी कोशिश कर रहे थे और हमने फेक अकाउंट्स बनाए यूट्यूब में, फिर हंगरी में फेक कंपनी खोली, उससे एडवर्टाइज करवाया कि पेजेस हम सस्ते दाम पे बेच रहे हैं। फिर हिजबुल्ला उसमें चक्कर में आ गया, उसने ऑर्डर कर दिया 5,000, लेकिन ये उसने यूज़ नहीं किए थे। फिर अभी अचानक ऐसी स्थिति हमने बनाई कि उसने यूज़ किया। तो ये देखिए जो पूरा एक मोडस ऑपरेंडाई थी। तो ये क्यों संभव था? ये इसलिए संभव था क्योंकि लेबनान इजराइल के रडार पे शुरू से रहा है, 1975 से रहा है। फिर 1982 में मतलब 18 साल इजराइल का इन्वेजन चला है लेबनान का। 2000 में छोड़ा है, फिर 2006 में युद्ध हुआ, फिर अभी युद्ध हुआ। तो लेबनान पे तो उनकी नजर है, यमन पे उस तरह से नजर ही नहीं थी। यमन में कोई मोसाद का बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं रहा है। और ये देखिए मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि हिजबुल्ला के साथ जो हुआ, जो पेजर एक्सप्लोजन हुए, फिर वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन हुए, फिर उसी के आसपास कई बड़े नेता मार दिए गए, ये सारी चीजें क्योंकि सालों से 15-20 सालों से मोसाद लगा हुआ था उसको। ऐसा नहीं है कि ये पेजर एक्सप्लोजन जो हो गए वो अचानक हो गए। 10 साल पहले से पूरी एक योजना बनी थी और उसको कब एक्टिवेट करना है, किस स्थिति में, उसमें 8-10 सिनारियोज इमेजिन किए गए थे। ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये होगा तो ऐसे करेंगे, फिर अचानक ये होगा कि नहीं अभी करो, तो फिर किया। तो ये देखिए अच्छा, तो यमन में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना है और यमन में इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मिलेगी, वो एक मतलब बहुत ही हास्यास्पद सवाल है। दूसरी बात देखिए, ईरान ने भी स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा है कि यमन सेल्फ सफिशिएंट है, यमन को अब हमें और मदद करने की जरूरत नहीं, यमन अपने बल पे सबको झुका देगा और उसके खिलाफ चाहे अमेरिका आ जाए, सऊदी अरेबिया तो हथियार डाल चुका है, अपने हाथ खड़े कर चुका है। इजराइल की सेना, क्योंकि अच्छा यमन एक्चुअली जो यमन की ट्रेनिंग हुई थी वो इजराइल के इन्वेजन की थी, मैंने बताया था आपको। और अभी देखिए या तो यमन इजराइल को इन्वेट करेगा पीछे से और फिर ईरान मारेगा, और या फिर पहले ईरान मारेगा फिर यमन घुसेगा इजराइल में, यमन घुसेगा इजराइल में। ये पूरी सिचुएशन हो गई है। उसके बाद देखिए मैंने ग्रीस का आपको बताया था, और फिर नेज़रिम एक्सेस पे भी आज फिर से बड़ी जबरदस्त स्ट्राइक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने की है। और ये जो देखिए एनर्जी मिनिस्टर हैं इजराइल के, एली कोहेन, इन्होंने भी अपना डिसेंट नेतन्याहू से इन्होंने पूरी तरह से एक अपना व्यक्त किया है। नेतन्याहू के खिलाफ नेतन्याहू के सर पे ऑलरेडी एक तलवार लटक रही है। उसके बाद देखिए एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इजराइल है उसका बहुत दिनों बाद एक इनिशिएटिव सामने आया। अभी क्या है, कफ्र यासिफ एक बड़ा फेमस अरब एक बेल्ट है इजराइल के अंदर, जो अरब इजरायली सिटीजन है, वहां पर देखिए जो हर्जोग जो कि प्रेसिडेंट है इजराइल के, पूरी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, एक प्रेसिडेंट का भी वहां प्रावधान है। तो हर्जोग वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो कफ्र यासिफ में उन्होंने जाने की कोशिश की, उनका विरोध हुआ। डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर पीस जिसकी कुछ सीटें भी हैं इराकी पार्लियामेंट में, 2 सीटें, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इजराइल, इन्होंने इनका विरोध किया और इन्होंने पूरा गाजा नरसंहार का विरोध किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इजरायली ब्लैक पैंथर्स हैं वो भी विरोध कर रहे हैं और उनका भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इजराइल है इसके साथ उनका भी कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद देखिए अभी जो लेटेस्ट स्ट्राइक की है यमन ने, उसकी और खबरें आ रही हैं कि हर्जिलिया में, अशदोद में, एश्केलॉन में, नजेब में, इन 3-4 जगह मारा है। ये चौथी स्ट्राइक है इस हफ्ते की, चौथी, एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी, यानी पिछले गुरुवार से आप काउंट करना शुरू करिए, थर्सडे से, और अभी आज ट्यूसडे है
और परसों थर्सडे। अभी 5 दिन में 4 स्ट्राइक ये पूरी हो चुकी है। उसके बाद देखिए रमत गान जो इलाका है तेल अवीव में, वहां पर एक 2 स्टोरी की बिल्डिंग कोलैप्स कर गई इसी यमन के हमले में। उसके बाद देखिए जो इजराइल का जो लेबनान में इजराइल की जो मंशा है वो सामने आई है कि हम किस तरीके से वहां पर एक लेबनान के एक हिस्से पे हम जमे रहे। सीज फायर के बाद यानी 60 दिन उसने कहा था कि हम 60 दिन में अपनी फोर्सेस विड्रॉ करेंगे। अब वो कह रहा है कि 60 दिन के आगे भी हम रहेंगे, क्योंकि हमें सिक्योर करना है कि जो सेटलर्स हैं हमारे वो नॉर्थ इजराइल में सेटल हो सके। वो आ ही नहीं पा रहे हैं हिजबुल्लाह के डर से। अच्छा तुम ये बताओ, अभी तो हिजबुल्लाह ने 1-2 स्ट्राइक्स की है ना, तुमने 30 लेबनान के लोग मार दिए सीज फायर के बाद। हिजबुल्लाह ने तो एक भी नहीं मारा, लेकिन स्ट्राइक्स किया तो उससे तुम इतना डर गए हो, और तुम नहीं, तुम्हारे सेटलर्स इतना डर गए कि वो आ नहीं रहे। और ये आखिरी स्ट्राइक हिजबुल्लाह के हुए करीब आज 24 है तो करीब 16 या 17 को उन्होंने की थी। उसके बाद से तो स्ट्राइक की, लेकिन उन्होंने चेतावनी दे दी। हिजबुल्लाह ये दिखाना चाह रहा है कि हम लेबनान ने जो सीज फायर किया, हिजबुल्लाह ने नहीं, लेबनान ने जो सीज फायर किया उसकी हम इज्जत करते हैं। हमने एक दो बार मतलब इजरायलियों ने जब कुछ लेबनी सिटीजन्स को मारा तो हमने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद हमने आगे नहीं किया ये। और हिजबुल्लाह सफल है इस चीज में। लेकिन इजराइल देखिए पूरी दुनिया के सामने उसकी पूरी मतलब साख गिर रही है कि ये जब उसने कहा कि हमें लेबनान में कुछ और दिन रहना है क्योंकि हम वहां पर और ज्यादा मजबूत अपना ग्रिप बनाना चाहते हैं। तो अब ये जो देखिए इजराइल की प्रॉब्लम है, ये वही है, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ओवर रीच। हिटलर ने जैसे क्या किया था, ओवर रीच कर गया था, उधर फ्रांस तक बढ़ गया, फिर उसके बाद स्वीडन तक बढ़ गया, फिर अफ्रीका में घुस गया, उसके बाद रशिया में घुस गया। अब आप देखिए चारों दिशाएं, नॉर्थ में वो स्वीडन वगैरह है, फ्रांस जो है वेस्ट में है, उसके बाद रशिया ईस्ट में है, अफ्रीका साउथ में है। तो आप मतलब चारों दिशाओं में फैल गए, और उसका अंत क्या हुआ कि आपको खुद अपनी ही बंदूक से अपने सर पे गोली मारनी पड़ी। आप इस तरह से मरे ना, पूरा का पूरा जितना जो जर्मनी में जो अंधभक्त हिस्सा था उसको सब, कितनी आत्महत्याएं हुई आप बताओ, जर्मनी में कितनी आत्महत्याएं हुई। अभी इजराइल में करीब आईडीएफ के 20 से 22 सोल्जर्स आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें 4 अफसर हैं। अभी ये आत्महत्याएं जब मिनिस्टर्स करने लगेंगे, जो नेतन्याहू के मिनिस्टर्स, ये भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। बेनी गैंट्स वगैरह तो लगभग पागल हो चुके हैं जब से ईरान ने ये खबर डाली कि उसका अफेयर चल रहा है बेनी गैंट्स का। मतलब ये जो ईरान ने जो उसका अपना नेटवर्क था, उससे जो सीक्रेट नेटवर्क से जो खबरें निकाली कि इसका बेनी गैंट्स का नेतन्याहू की डॉक्टर से अफेयर चल रहा था। तो बेनी गैंट्स की तो फैमिली लाइफ खत्म है, उसकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। हमने आपको बताया था, इस पे पूरा वीडियो बनाया था, उसकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो अब आप बताओ कि जब इस तरह की सिचुएशन है, एबनॉर्मल सोसाइटी आप जब बनाते हो, और आप सोचो क्या हो रहा है दुनिया के स्तर पे। अमेरिका में हर 2 महीने में एक स्कैंडल आता है जिसमें कुछ जूस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कुछ या तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, कुछ ना कुछ होता है, कोई मतलब ट्रैफिकिंग होती है, ये होता है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज होती है, वियर्ड चीज है। मतलब इजराइल इज एक्चुअली, बिकॉज इट इज अ वेरी सेक्टेरियन एंड अ क्लोज सोसाइटी, सो इट हैज दीज कल्ट्स, जो कि उसके अंदर कल्ट्स पैदा होते हैं, और वो हर तरह की डिप्रेविटी में, हर तरीके की इस तरीके की मतलब डिस्टॉर्शन में वो जाते हैं। और ये आज ही की बात है, अमेरिका में एक और जो एक ऐसा रिंग जो है वो डिस्कवर हुआ। इसके पहले भी जेफरी एप्स्टाइन जो स्कैंडल हुआ था उसमें भी ऐसी बात आई थी, नेतन्याहू जैसे लोगों से उसके भी रिश्ते बताए गए थे। ये देखिए पूरी सिचुएशन। अच्छा, उसके बाद आप देखिए चाइना। अब चाइना का देखिए पूरा एक रोल बढ़ रहा है। चाइना क्योंकि अब इस बार अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए, अभी फिलीपींस को हथियार दिए, और चाइना ने कहा है कि ये जो तुम चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हो, जैसे रशिया को घेरने की कोशिश की और आज फंस गए हो, तो उस तरह से अगर हमको घेरने की कोशिश करोगे तो ये समझ लो कि हमारी जो ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है वो रशिया से डिफरेंट है। हमारे पास नॉर्थ कोरिया है, हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, हमारे पास वियतनाम भी है, वियतनाम की चाइना से एक झगड़ा भी रहा है, हालांकि लेकिन दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। बाय द एंड ऑफ द डे वियतनाम भी चाइना को ही सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा इस बात। तो ये जो पूरी एक स्थिति है, ये जो पूरा आप देखिए वर्ल्ड वॉर की जो हमने बात की थी 2024 की शुरुआत में, 2024 खत्म हो रहा है और वहीं पर चीजें घूम के आ रही हैं।
2024 की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया के किम इल जुंग ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर होगी, और अभी देखिए उसी एरिया में चाइना के आसपास फिर से वो पूरा अब घेरेबंदी हो रही है। अब आप बताओ, अमेरिका से लेके फिलीपींस तक लगातार आप दुनिया में ऐसे चलते चले जाओ सीधे एकदम, मतलब एशिया, मतलब कहाँ अमेरिका कहाँ फिलीपींस, और ये पूरा ये पूरा थिएटर है, बीच के सारे देश इसमें इन्वॉल्व है। एक हिस्सा जो साउथ का है, यानी साउथ, ग्लोबल साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टेक्निकली जैसे साउथ एशिया है, जैसे भारत है या ये है, तो ये उसके सीधे चपेट में नहीं है। लेकिन कब तक बचेंगे, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको बताया मंजेब इलाका जो ईरान का है, जो टर्की के पास है, और वहाँ पर जो इराक का इलाका जो टर्की के बॉर्डर पे है, और फिर इराक का पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो तो सीरिया से लगा ही हुआ है, और पीएमयू पूरी तरह से डिप्लॉयड है। अगर क्या टर्की अटैक करेगा एसडीएफ को, वो किसी भी हालत में वहां पर कुर्दिस्तान नहीं बनने देना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि टर्की में भी फिर बन जाएगा, तो वो अटैक करेगा, कुर्दों से लड़ाई होगी। दोनों ही अमेरिका की फोर्सेज हैं और दोनों को आपस में भिड़ा दिया ईरान ने। तो ये देखिए पूरी इनकी जो ये सीरिया को अपना बहुत बड़ी जीत समझ लेता है। अब तो सीरिया की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ रही है। मैंने ही खुद आपको पता, जो मैंने वीडियो बनाया वो पूरी दुनिया में ऐसी खबरें फैलने लगी हैं। अब क्या है कि, और ये भी समझ में आ गया है कि किस तरीके से वहां पर अमेरिका ने काम किया, जो ट्राइबल अलायंसेस हैं उनको कैसे मैनिपुलेट किया, और कुछ बड़ी हत्याएं वहां पर हुई, जो असली रहस्य उद्घाटन मैं करूंगा 27 दिसंबर के बाद। तो ये देखिए आज का ये था ये जो पूरा लेखा जोखा। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो 12 लोग, अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो गाजा में मारे हैं, और उनके बारे में जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे मैं कल आपको वो वीडियो लाऊंगा। मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइमिंग का फर्क हो सकता है, या तो मैं 7 बजे उसको डालूं, 9 बजे डालूं, 9:30 भी बच सकता है, लेकिन मैं कल वीडियो जरूर डालूंगा। और ये 25, 26, 27 इन 3 दिन एक वीडियो आएंगे, फिर 28 को 2 वीडियो आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।